उसके बाद यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 है ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करा गया है। सर्कमस्क्राइब का मतलब है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करा गया है वो सर्कल के बाहर की तरफ है। अगर इनस्क्राइब होता तो वो क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर है। मैं बार लिख के समझा देता हूं कि ये एक सर्कल है। सर्कल पे अगर क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करा गया है तो वो बाहर की तरफ है। अगर वो इंस्क्राइब कहता तो वो क्वाड्रिलेटरल यहां पर इस तरीके से अंदर की तरफ बन जाता। तो सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर की तरफ, इंस्क्राइब मतलब वो अंदर की तरफ कह रहा है। तो क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, सी गिवन फिगर। फिगर उसने बनाया हुआ है कुछ ऐसा, आप लोग देख सकते हैं। तो जो उसने प्रूफ करने के लिए कहा है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, वो हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो उसने डायग्राम यहां पर बनाया हुआ है मैं बना देता हूं एक बार। जैसे देखिए इस तरीके का आपका डायग्राम बना हुआ है, ये ऐसा कुछ यहां पर है, ये ऐसे है, ये इस तरीके से है, और ये इस तरीके से आपका यहां पर डायग्राम बना हुआ है। डी आर सी क्यू बी पी ए एस, ये आपका यहां पर डायग्राम बना हुआ है। और वो हमसे प्रूफ करवाना चाहता है कि जो ए बी प्लस सी डी है वो ए डी प्लस बी सी के इक्वल है। वो हमसे ये प्रूफ करवाना चाहता है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। मतलब ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है और जो ये वाली साइड है वो इसके इक्वल है। तो ध्यान से देखना, यहां पर ना एक नए कंसेप्ट का यूज होगा। नया कंसेप्ट क्या है कि मान लीजिए यहां पर ये एक सर्कल है। सर्कल पर आपने टू टेंजेंट्स ड्रॉ करे। एक बाहर किसी कॉर्नर पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करे, एक ऐसा ड्रॉ करा और एक ऐसा ड्रॉ करा। तो सर्कल के ऊपर ये जो टेंजेंट है, क्योंकि आपने किसी बाहर एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करे हैं, तो दोनों टेंजेंट की लेंथ हमेशा आपस में सेम होती है। इसका प्रूफ है, वो कंसेप्चुअल प्रूफ है, हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ है। क्वेश्चन करते वक्त हम लोग उसका प्रूफ नहीं देते, बस लैंग्वेज को लिख देते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होती है ऑन ए गिवन सर्कल आर इक्वल, वो इक्वल होती हैं। तो इसको समझिएगा। देखो ये सर्कल है, सर्कल पे चार अलग अलग कॉर्नर पॉइंट दिख रहे हैं मुझे, ए बी सी और डी। और इन चारों के चारों कॉर्नर पॉइंट से टेंजेंट भी ड्रॉ करा गया है। ए से टेंजेंट ड्रॉ करा गया है एपी और एएस। बी से टेंजेंट ड्रॉ करा गया है बीपी और बीक्यू। सी से टेंजेंट ड्रॉ करा गया है सीक्यू और सीआर। डी से टेंजेंट ड्रॉ करा गया है डीआर और डीएस। ये चार अलग अलग यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करे गए हैं। तो जो ये वाला टेंजेंट है एपी वो एएस के इक्वल होगा, जो बीपी है वो बीक्यू के इक्वल होगा, जो सीक्यू है वो सीआर के इक्वल होगा, और जो डीएस है वो डीआर के इक्वल होगा। तो इसको समझना, सबसे पहले जो एपी है वो एएस के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी टेंजेंट की लेंथ है और ये भी टेंजेंट की लेंथ है, जो कि किसी ना किसी एक सेम पॉइंट से ड्रॉ करी गई है। तो एपी इज इक्वल टू एएस, सेम वैसे ही डीआर इज इक्वल टू डीएस, डीआर इज इक्वल टू डीएस, सेम वैसे ही सीआर इज इक्वल टू सीक्यू, सीआर इज इक्वल टू सीक्यू, सेम वैसे ही बीक्यू इज इक्वल टू बीपी, बीक्यू इज इक्वल टू बीपी। अब आप इसको करने के लिए इनको प्लस वगैरह करेंगे तो हो सकता है, लेकिन मेरा जो एक पर्सनल कंसेप्ट है उसको समझिएगा। मेरा ये मानना है कि जहां भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि लेंथ मतलब वहां पर कंसेप्ट यूज करना पड़ जाए आपको कि लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम है, जहां भी जिस क्वेश्चन में आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम है ऐसा कंसेप्ट यूज करना पड़ जाए, आप उसके नाम देना शुरू कर दो। जैसे मैं एपी का नाम एक्स देता हूं, मैंने इस एपी वाली लेंथ का नाम एक्स दिया, तो ऑटोमेटिक एएस वाली लेंथ भी एक्स हो जाएगी। अगर मैंने एपी वाली लेंथ का नाम एक्स दिया तो ऑटोमेटिक एएस वाली लेंथ भी एक्स हो जाएगी, क्योंकि दोनों यहां पर आपस में इक्वल है, आप देख सकते हो। अगर मैंने बीपी का नाम वाई दिया तो ऑटोमेटिक बीक्यू का नाम भी वाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों यहां पर आपस में इक्वल है। अगर मैंने सीक्यू का नाम जेड दिया तो सीआर का नाम भी जेड हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों आपस में इक्वल है। अगर मैंने डीआर का नाम डब्ल्यू दिया
तो ds का नाम भी w हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों आपस में इक्वल है। और ये सारा काम क्यों हो रहा है, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, वो यहां पर इक्वल होती है, इसलिए ये सारा काम यहां पर हो रहा है। अब समझो, मुझे प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी जो है वो इस ए डी प्लस बी सी के इक्वल होगा। तो मैं यहां से इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठाता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस ए बी को, पूरी की पूरी ए बी को टू पार्ट्स में ब्रेक कर दूं, पहले ए से लेकर पी और फिर पी से लेकर बी। ए बी को ब्रेक करूंगा पहले ए से लेकर पी और फिर पी से लेकर बी, प्लस सेम वैसे ही सी डी को ब्रेक करूंगा, सी डी के लिए पहले सी से लेकर आर और फिर आर से लेकर डी, पहले सी से लेकर आर फिर आर से लेकर डी। क्या इस तरीके से ब्रेक कर दूं? अब एक बात बताओ, एपी का नाम मैंने क्या दिया था, एपी का नाम एक्स, प्लस पीबी का नाम क्या दिया था, वाई, प्लस सीआर का नाम क्या दिया था, जेड, प्लस आरडी का नाम क्या दिया था, डब्ल्यू। ये यहां पर दे दो। अब एक बात बताओ, आप 3+4 करो या 4+3 करो, भाई आप क्वेश्चन में या तो 3+4 करो या 4+3 करो, आंसर तो आपका 7 ही आना है। तो मुझे इन दोनों लेंथ पे को इक्वल दिखानी है, तो मेरा सारा फोकस इसी पे रहेगा। सारे फोकस में ध्यान से देखना, इस लेंथ के पास कौन कौन सी दो साइड्स हैं, एक्स और डब्ल्यू, एक्स और डब्ल्यू। तो एक्स और डब्ल्यू को एक साथ कंबाइन कर दो, आगे पीछे करने से क्या फर्क पड़ता है। तो मैं एक्स प्लस डब्ल्यू को एक साथ कंबाइन कर दूंगा और y और z को एक साथ कंबाइन कर दूंगा, तो y प्लस जेड आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं होगी इस तरीके से। अब x प्लस डब्ल्यू, या तो अब और इस स्टेप को अगर और बढ़ाना चाहते हो तो x का नाम as दे दो, w का नाम ये दे दो, वरना सिंपल देखो ना, x और w का सम करते ही आपको ये ad मिल जाएगा ना, x और w का सम करते ही ad मिल जाएगा। लेकिन चलो लिख लेते हैं, x को क्या as लिख दूं, x को as लिख दूं, तो as प्लस w को sd लिख दूं, sd, प्लस y को यहां पर bq लिख दूं, bq, प्लस z को यहां पर cq लिख दूं, cq। अब थोड़ा सा सोचो, as को sd में प्लस करने पर पूरा ad आ जाएगा, यहां लिख देता हूं, as को sd में प्लस करने पर पूरा का पूरा ad आ जाएगा, bq को cq में प्लस करने पर पूरा का पूरा bc आ जाएगा। और यही आपका आंसर, यही आपको यहां पर राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था। तो जहां भी लेंथ ऑफ टेंजेंट वाला कंसेप्ट आए वहां पर हमेशा नाम देना शुरू कर दो, एक्स वाई जेड, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो क्या क्वेश्चन 8 आपको समझ आया? उसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एज ए 10th क्लास स्टूडेंट वो इतना नहीं सोच पाता, तो ढंग से समझना। इन द गिवन फिगर, मैं पहले फिगर को बना देता हूं क्योंकि फिगर की हेल्प से क्वेश्चन होगा यहाँ पर। तो एक सर्कल है, एक टेंजेंट है, फिर यहां पर एक टेंजेंट है, ये डायमीटर है P O Q X डैश X A B Y डैश Y और C। ये टेंजेंट कुछ ऐसा है, इसका नाम B हो गया, ये लाइन कुछ ऐसी है, इस तरीके से यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 में एक डायग्राम बना हुआ है। अब समझिएगा, इन द गिवन फिगर, ये आपके सामने एक फिगर है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, मतलब ये दोनों लाइन आर टू पैरेलल टेंजेंट, ये दोनों लाइनें कैसी हैं, बिल्कुल पैरेलल है टू ए सर्कल, एक सर्कल पे जहां पे सर्कल का सेंटर O है, तो विद सेंटर O, एंड अनदर टेंजेंट, और एक और टेंजेंट है AB। AB मतलब देखो, एक टेंजेंट ये रहा, एक टेंजेंट ये रहा, एक टेंजेंट ये रहा, 3 टेंजेंट आ गए, एंड अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहां पर इस बार C है, इंटरसेक्टिंग XY एट A, जो XY को A पे कट कर रहा है और X डैश Y डैश को B पे कट कर रहा है।
तो प्रूफ डेट AOB, तो AOB मतलब ये वाला एंगल यहां पर आपको 90 डिग्री दिखाना है। क्वेश्चन की कहानी समझ आई? हालांकि ऐसा कुछ यहाँ पर स्पेशल नहीं लिखा हुआ कि जिससे हम लोग क्वेश्चन में हेल्प ले सकें। जैसे उसने सिंपल कह दिया कि ये एक टेंजेंट है, दिख भी रहा है, सर्कल को सिर्फ एक जगह टच कर रहा है तो टेंजेंट होगा। ये एक टेंजेंट है, दिख भी रहा है, सर्कल को सिर्फ एक जगह टच कर रहा है तो टेंजेंट होगा। ये एक टेंजेंट है, दिख भी रहा है, सर्कल को सिर्फ एक जगह टच कर रहा है तो टेंजेंट होगा। तो यहां से कोई कहानी नहीं मिली हमें ताकि हम इसमें कुछ काम कर सकें। तो इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करूंगा। मैं इस O पॉइंट को C के साथ ज्वाइन कर दूंगा। अब हो सकता है आपका ये डाउट आए कि कैसे पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन कहाँ करना है कहाँ नहीं करना। तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जहां पर ये रिजल्ट बताया जा सके। कोई ऐसा एक परफेक्ट तरीका नहीं है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन करो यहाँ मत करो। ये चीजें प्रैक्टिस से पता चलती है कि शायद यहां से कुछ हो सकता है। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है, लेकिन मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। जैसे समझना, मेरे पास यहां पर अब क्वेश्चन में 4 अलग अलग ट्रायंगल मुझे दिख रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों के चारों अलग अलग ट्रायंगल दिख रहे हैं। और इन चारों ट्रायंगल में मेरे को यहां पर 3 अलग अलग रेडियस भी दिख रही हैं। जैसे पहला, ये ओबी, सबसे पहली बात, ओबी इज नॉट ए रेडियस। ओबी रेडियस नहीं है क्योंकि ये लाइन सर्कल के आगे चली गई, तो रेडियस नहीं है। पहली रेडियस है ओपी, दूसरी रेडियस है ओसी और तीसरी रेडियस है ओक्यू। ओबी इज नॉट ए रेडियस, ओए इज नॉट ए रेडियस। सिर्फ ये रेडियस है, ये रेडियस है और यहां पर ये लाइन रेडियस है। ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, उस वाले कंसेप्ट का यूज करूंगा कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो ढंग से समझना, ये रेडियस थी, ये टेंजेंट था, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री। ये रेडियस थी, ये टेंजेंट था, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री। ये रेडियस थी, ये टेंजेंट था, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री। क्या आपको ये दिखा? अब सबसे पहले मैं इन दोनों ऊपर वाले ट्रायंगल में काम करूंगा, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। उसके बाद इन दोनों नीचे वाले ट्रायंगल में काम करूंगा, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। तो समझो, ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम है OPA और इस नीचे वाले का नाम है OCA। तो प्रूफ गिवन वगैरह तो लिख लोगे ना? हाँ, तो सीधा प्रूफ स्टार्ट करता हूं। इन ट्रायंगल OPA एंड OCA एंड ट्रायंगल OCA में सबसे पहले OP जो है वो OC के इक्वल है। OP इज इक्वल टू OC क्योंकि ये सर्कल की रेडियाई है, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है। OPA जो है और OCA जो है, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OCA। OPA जो है वो OCA के इक्वल है क्योंकि दोनों एंगल कितने हैं? 90 डिग्री के हैं। समझ आया? तीसरी चीज, सबसे काम की बात, आपको पता है अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करूंगा तो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन को हाइपोटेनियस कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली लाइन को हाइपोटेनियस कहते हैं। तो OA एक ऐसी लाइन है जो कि दोनों के पास कॉमन है। तो OA इज इक्वल टू OA, ये कॉमन है। यहां लिख देना रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अब ढंग से समझो, यहां पर दोनों में ये कॉन्ग्रुएंस हो गए क्योंकि ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, दोनों के एंगल 90 डिग्री के हैं और ये लाइन कॉमन है। तो जिसकी वजह से बाय आरएचएस ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय आरएचएस ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ऐसा होता है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCA। सो बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, बाय CPCT से ये वाला एंगल क्या इसके इक्वल आ गया? क्या POA या AOP इज इक्वल टू AOC, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल आ गया। एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOC, ये दोनों यहां पर आपस में इक्वल आ गए। अब सेम वही कहानी नीचे वाले दोनों ट्रायंगल में करो, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। तो देखो फिर से,
इन ट्रायंगल इस बार इस नीचे वाले का नाम है, मतलब थर्ड नंबर का OCB, OCB। एंड ट्रायंगल इस नीचे वाले का नाम है OQB, OQB। इन दोनों में सबसे पहले OQ जो है वो OC के इक्वल है, OC इज इक्वल टू OQ, क्योंकि ये दोनों की दोनों सर्कल की रेडियस है। सेकेंड नंबर OCB जो है वो OQB के इक्वल है। एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OQB, दोनों के दोनों 90 डिग्री। तो एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OQB, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। थर्ड चीज, इस 90 के सामने वाली ये साइड है OB और इस 90 के सामने वाली ये साइड है OB। तो OB इज इक्वल टू OB, क्योंकि ये कॉमन लाइन है, क्योंकि ये कॉमन लाइन है। सो बाय CPCT सो बाय RHS, कौन सा रूल? RHS, एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस वाली साइड से ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। OCB is congruent to triangle OQB, is congruent to triangle OQB, ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट आ गया। तो फिर बाय CPCT, सो बाय CPCT ये वाला एंगल फिर से इस एंगल के क्या आ गया? इक्वल आ गया। तो एंगल इसका नाम क्या दोगे? COB, एंगल COB इज इक्वल टू एंगल, इसका नाम क्या दोगे? QOB इज इक्वल टू एंगल QOB। सबसे पहले मैंने क्या करा, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करा। कंस्ट्रक्शन करने के बाद मुझे 4 ट्रायंगल दिखाई दी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मैंने फर्स्ट और सेकंड को कॉन्ग्रुएंट करा, जिसकी वजह से ये एंगल दोनों आपस में इक्वल आ गए। मैंने सेकंड और थर्ड को कॉन्ग्रुएंट करा, जिसकी वजह से ये दोनों एंगल यहां पर आपस में इक्वल आ गए। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, मुझे ये पता है कि ये पूरी की पूरी लाइन एक डायमीटर है, तो डायमीटर के इस पूरे के पूरे एंगल का सम 180 होगा। इधर की जितने भी 4 छोटे छोटे एंगल दिख रहे हैं, सबका सम करने पर 180 आएगा। तो इसको करने के लिए स्पेस चाहिए। एक काम करिए, मैं इसको ऊपर से रफ करूंगा, तो आप इसके ऊपर का नोट कर लीजिए। हो गया? तो क्योंकि थोड़ा सा स्पेस चाहिए और इसके ऊपर का यहां से रफ कर देते हैं, यहां से रफ कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये जो लाइन है हमारी PQ वो एक डायमीटर है। PQ इज ए डायमीटर, यहां पर PQ एक डायमीटर वाली लाइन है। तो इन छोटे छोटे चारों एंगल का सम 180 होगा। मैं इधर नहीं आ रहा हूं, मैं सिर्फ उधर ही हूं, लेफ्ट हैंड साइड में हूं। तो इन चारों छोटे छोटे एंगल को सम करो। जैसे इसका नाम है POA, AOC, COB, BOQ। इन चारों का सम करो, POA प्लस AOC प्लस COB प्लस BOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। अब फिर समझना, मुझे यहां पर इस बीच वाले एंगल पे काम करना है, इस पूरे के पूरे बीच वाले एंगल को, मतलब AOB को, इस पूरे के पूरे बीच वाले एंगल को 90 डिग्री दिखाना है। तो ये पूरा का पूरा बीच वाला एंगल 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो मुझे इसकी जरूरत है, तो इनडायरेक्टली मुझे इन दोनों एंगल की भी जरूरत है। अब इस ऊपर वाले एंगल का नाम है AOC और इस एंगल का नाम है COB। तो मुझे AOC और COB की जरूरत है, तो मैं इन दोनों को संभाल के रखूंगा, बाकी सबको हटाऊंगा। जैसे समझना, AOC किसके इक्वल है? AOP के। AOC किसके इक्वल है? AOP के। तो AOP को हटाऊं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या AOP की जगह AOC लिख दूं तो कोई दिक्कत होगी? भाई POA बोलो, AOP बोलो, एक ही बात है। तो इस AOP की जगह AOC लिख दूं तो कोई दिक्कत होगी? पीछे से एंगल AOC एज इट इज रखा हुआ है, प्लस COB की जरूरत है, उसको कोई टच नहीं करेगा, प्लस यहां पर लिखा हुआ है BOQ, ये रहा QOB। क्या मैं इस BOQ की जगह COB लिख दूं? अरे भाई यहां पे लिखा था QOB, क्या इस BOQ की जगह COB लिख दूं? तो इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको हटाओ। तो यहां पर ये जो QOB दिख रहा है, इसकी जगह COB लिख दूं, तो ये आ गया एंगल COB। और आपको पता है ये सारा का सारा है इज इक्वल टू यहां पर 180 डिग्री का। कितना है?
180 डिग्री का। अब थोड़ा सा सोचो, एओसी और एओसी कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल एओसी प्लस फिर यहां पे एंगल सीओबी और प्लस एंगल सीओबी क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल सीओबी हो गया। अब मैंने 2 को ऑलरेडी बाहर निकाल लिया है तो एंगल यहां पर सीओबी बचा और इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री आ गया। अब आप इस 180 को जब यहां पर 2 से कैंसिल करोगे तो रिजल्ट आपका 90 डिग्री आएगा और 90 डिग्री आने का मतलब एंगल एओसी प्लस एंगल सीओबी इज इक्वल टू यहां पर 90 डिग्री आ गया। अब थोड़ा सा सोचो, एओसी और सीओबी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एओसी और उसके बाद यहां पर सीओबी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एओ और पूरा का पूरा नीचे बी। मतलब अगर एओसी और सीओबी दोनों आपस में मिलकर 90 डिग्री दे रहे हैं तो इनडायरेक्टली आपको एंगल एओबी कितना दे रहा होगा, 90 डिग्री दे रहा होगा, क्योंकि एओबी का असली मतलब ही है एओसी प्लस सीओबी, एओसी प्लस सीओबी। तो अगर ये दोनों 90 मिलकर दे रहे हैं तो पूरा का पूरा इनडायरेक्टली एओबी भी आपका 90 डिग्री आ गया। तो ये यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 था जो कि बहुत अच्छा था। सबसे पहले हमने क्या करा, एक कंस्ट्रक्शन करा जिसकी वजह से 4 ट्रायंगल मुझे दिख गए। मैंने शुरू के 2 को लास्ट के दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा। फायदा ये हो गया कि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, फिर ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। पूरी की पूरी डायमीटर का सम 180 होता है। उधर वाला डायमीटर 4 पार्ट्स में डिवाइड है, ये। तो मैंने क्या करा, मुझे इनकी जरूरत थी ए ओ बी की, तो इनको मैंने ए ओ बी में मैंने इस पूरे को साइलेंट्री रखा, इन दोनों को चेंज करा, इसको इस वाले एंगल को इसमें चेंज कर दिया, इस वाले एंगल को इसमें चेंज करा, दोनों सेम आ गया जिसकी वजह से 180 कैंसिल होके आपका 90 डिग्री आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो क्या ये आपको समझ आया? उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स, मतलब आपके पास 2 टेंजेंट हैं तो उन टेंजेंट के बीच का जो एंगल है ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, वो टेंजेंट किसी बाहर पॉइंट से ड्रॉ करे गए हैं टू ए सर्कल, एक सर्कल के ऊपर, इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि किसी 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, और अगर किसी भी 2 एंगल का सम 90 डिग्री आता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री। किस पे सप्लीमेंट्री है वो? टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। मतलब वो सप्लीमेंट्री है, वो किस चीज की सप्लीमेंट्री है? जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी गई है बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कि दोनों के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर रही है एट द सेंटर पे, उस वाले पे वहां पर वो सप्लीमेंट्री है। तो डायग्राम आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो आप यहां पर इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहां पर मैं एक सर्कल बनाता हूं इस तरीके से, यहां पर मैंने एक सर्कल बनाया और इस सर्कल पर यहां कहीं एक बाहर पॉइंट देता हूं। पॉइंट का नाम वगैरह तो हमें कुछ दिया नहीं है तो हम अपने मन से रखेंगे। यहां पर कहीं लेट से पॉइंट का नाम है ए, ये बाहर वाले पॉइंट का नाम है ए। इस पॉइंट ए से मैंने सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। सबसे पहले एक तो ये वाला टेंजेंट ड्रॉ करा और एक मैंने यहां पर ये वाला टेंजेंट ड्रॉ करा। आपको पता है क्योंकि यहां पर ये एक सर्कल है तो सर्कल का सेंटर भी होगा ओ, तो ओ से एक रेडियस यहां पर ऐसे और एक यहां पर इस तरीके से आ जाएगा। अब बुक वाले ने आपसे ये कहा है कि जो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल है, मतलब ये वाला, और दोनों के सेंटर से जो लाइन सेगमेंट गुजर रही है, मतलब ये वाली जो लाइन सेगमेंट है इसके बीच का एंगल, दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो लाइन सेगमेंट आई सेंटर को टच करते हुए, मतलब ये वाला एंगल, तो इन दोनों एंगल का सम उसे 180 चाहिए, ये वो हमसे कह रहा है। क्वेश्चन की कहानी समझ आई? सर्कल, बाहर कहीं पॉइंट है, पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करे गए हैं, ये उसका सेंटर है, सेंटर को ऐसे ज्वाइन करा तो इन दोनों एंगल का सम उसे 180 डिग्री चाहिए क्योंकि वो सप्लीमेंट्री बोल रहा है। तो करना बहुत आसान है, पहले रफली समझ लो कैसे करोगे कि ये यहां पर एक सर्कल है और ये सर्कल का नाम दे देते हैं बी और सी। तो ये जो ओबी है वो सर्कल की रेडियस है, ओबी सर्कल की रेडियस है,
और बी ए जो है वो सर्कल का टेंजेंट है। तो आपको पता है कि जहां पर रेडियस और टेंजेंट आपस में ज्वाइन होते हैं वहां 90 डिग्री का एंगल बनता है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। सेम वैसे ही फिर सोचो, ये यहां पर इस बार एक सर्कल की रेडियस है और ये यहां पर टेंजेंट है, तो फिर से रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। भाई ये सर्कल की रेडियस, ये टेंजेंट, तो बीच का एंगल 90 डिग्री। ये सर्कल की रेडियस, ये टेंजेंट, तो बीच का एंगल 90 डिग्री। ये कहानी आपको समझ आई। अब थोड़ा सा सोचो, आपको पता है कि ये जो ओ बी ए सी है वो एक क्वाड्रिलेटरल है। OBAC इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, और इन चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। तो इसका मतलब इसका 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 सबका सम 360 होगा, तो इसका नाम क्या दोगे, BOC, एंगल BOC प्लस इसका नाम दोगे OBA, OBA प्लस इसका क्या नाम दोगे, BAC, BAC प्लस इसका क्या नाम दोगे, OCA, OCA। इन चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अब ध्यान से देखो, हमें इन दोनों के बारे में पता है और ये दोनों वो हमसे पूछना चाहता है, तो क्या मैं इस OBA की जगह 90 पुट कर दूं, OBA और OCA की जगह, OBA और OCA की जगह 90 पुट कर दूं, तो ये वाला और ये वाला मुझे पता नहीं है, इसको एज इट इज रखो। तो एंगल BOC प्लस एंगल BAC मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी वैल्यू 90 प्लस इसकी वैल्यू भी 90 और इज इक्वल टू आ गया यहां पर 360 डिग्री। अब 90 और 90 कितना हो गया, 180। तो एंगल BOC प्लस एंगल BAC प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। इतना आपको समझ आया। उसके बाद ये प्लस का 180 उधर जाके माइनस होगा, तो एंगल BOC प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 360 में से 180 माइनस करो तो 180 डिग्री आ गया। अब ध्यान से देखो, इन दोनों एंगल का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। मतलब ये दोनों एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री। सो सेंट्रल एंगल, so the central angle and the angle between tangent is supplementary। क्योंकि अगर आपको पता है किसी भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ जाता है, इसका मतलब वो दोनों एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए होता तो क्या प्रूफ करते, 90 डिग्री। तो क्या ये क्वेश्चन समझ आए 10? बहुत ही आसान था, 90 90 बाकी बचे दोनों का सम 180। ओके उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 11। बेसिक के हिसाब से काफी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें काफी बेसिक चीजों का यूज होगा। जैसे क्वेश्चन है, प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। आपको प्रूफ करना है कि एक पैरेललोग्राम जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, मतलब सर्कल के बाहर कौन है, इस बार सर्कल के बाहर पैरेललोग्राम है, तो वो एक रोम्बस होता है, ये हमें प्रूफ करना है। मतलब यहां पर एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पैरेललोग्राम बनाता हूं, इस तरीके से मान लीजिए मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया, तो ये एक रोम्बस है, ये मुझे यहां पर प्रूफ करना है। ये एक रोम्बस है, ये प्रूफ करना है। इसका नाम दे देते हैं, लेट से ABCD, बीच वाले पॉइंट का नाम दे देते हैं लेट से PQR और ये S। ये मैंने यहां पर नाम दे दिया। बुक वाले ने कहा हुआ है कि ये पैरेललोग्राम है, मुझे ये प्रूफ करना है कि ये यहां पर एक रोम्बस है। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि जो पैरेललोग्राम होती है उसकी अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है। तो क्योंकि अगर ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, सीधा प्रूफ करते हैं, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि जो यहां पर ये है वो एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की वजह से जो AB है अपोजिट साइड, वो AB इज DC के या CD के इक्वल आ जाएगा। जो AB है वो CD के इक्वल आ जाएगा, और वैसे ही जो BC है वो AD के इक्वल आ जाएगा। जो BC है वो AD के इक्वल आ जाएगा। ये यहां पर दो कंडीशन हमें मिली है कि जो ये सामने वाली साइड है वो इसके इक्वल हो जाएगी और जो ये वाली साइड है वो इसके इक्वल हो जाएगी। ये हमारा यहां पर बाय पैरेललोग्राम से रिजल्ट मिला है।
इतना आपको समझ आया। अब हमें प्रूफ करना है कि ये चीज यहां पर रोम्बस है। आप किसी चीज को रोम्बस तब प्रूफ करते हैं जब आप ये प्रूफ करते हैं कि उसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल है, मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो थोड़ा सा सोचो, अगर मैं किसी तरीके से भी इस ए बी को एडी के इक्वल प्रूफ कर दूं, ए बी को एडी के इक्वल प्रूफ कर दूं तो मेरा काम हो गया। क्योंकि सोचो, मैं ए बी को एडी के इक्वल प्रूफ कर दूंगा, ए बी पहले से किसके इक्वल था, बीसी के, और एडी पहले से किसके इक्वल था, बीसी के। तो जब मैंने इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दिया, वो इसके इक्वल था, तो ये इसके इक्वल मैंने प्रूफ करा, ये दोनों आपस में इक्वल थे तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, और ये दोनों भी आपस में इक्वल थे तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। मतलब अगर आपको किसी भी पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना है तो आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, आप बस उसकी किसी भी दो एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखा दो। आप इसको इसके इक्वल दिखा दोगे ना तो काम चल जाएगा, क्योंकि अगर ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल भी हो गया, ये इसके इक्वल है, आपने इसको इसके इक्वल दिखा दिया तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो पैरेललोग्राम को रोम्बस दिखाने के लिए आप किसी भी दो एडजेसेंट साइड को, इन दोनों को दिखा दो, इन दोनों को दिखा दो, इन दोनों को दिखा दो, या इन दोनों को दिखा दो, किसी भी दो एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखा दो, आप उसको रोम्बस यहां पर प्रूफ कर दोगे। तो सारा फोकस हमारा इसी पे होगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में जो मुझे यहां पर काम की बात दिख रही है, वो काम की बात यहां पर यह है कि मुझे ना बाहर सर्कल के बाहर 4 पॉइंट दिख रहे हैं ए बी सी डी। मुझे 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं सर्कल के बाहर ए बी सी डी, जिन 4 अलग अलग पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ करा गया है। इन चारों अलग अलग पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ करा गया है। और आपको पता है सर्कल के बाहर अगर कोई भी सर्कल के बाहर अगर आप किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो टेंजेंट की लेंथ हमेशा आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी भी करा हुआ है, वहां मैंने आपको बताया था कि जहां भी ऐसे लेंथ ऑफ टेंजेंट को इक्वल दिखाना पड़ जाए, नाम देना शुरू कर दो, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। जैसे एपी का नाम दे दो एक्स, तो क्योंकि एपी जो है वो एएस के इक्वल है, एपी इज इक्वल टू एएस, तो अगर एपी का नाम एक्स दिया तो एएस का नाम भी एक्स हो जाएगा। एसडी का नाम वाई दे दो तो ऑटोमेटिक डीआर का नाम भी वाई हो जाएगा। आरसी का नाम जेड दे दो तो ऑटोमेटिक सी क्यू का नाम भी जेड हो जाएगा। बी क्यू का नाम डब्ल्यू दे दो तो पीबी का नाम भी डब्ल्यू हो जाएगा। ये कहानी आपको समझ आई? इसको लिख लेते हैं यहां पर। हेयर हेयर यहां पर जो एपी है वो एएस के इक्वल है, जो एसडी है वो डीआर के इक्वल है, जो सीआर है वो सी क्यू के इक्वल है, और जो बी क्यू है वो बीपी के इक्वल है। इन सब का नाम दिया मैंने, इसका एक्स दिया, इसका वाई दिया, इसका जेड दिया, इसका डब्ल्यू दिया। ये सारे के सारे यहां पर आपस में इक्वल हैं, ये सारे के सारे आपस में इक्वल हैं बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट आर ऑलवेज इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो इक्वल होती है। अब मेरा सारा फोकस किस पे रहेगा कि भाई ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल दिखानी है। तो ढंग से देखना, ए बी को मेरे को यहां पर एडी के इक्वल दिखाना है। तो चलिए यहां पर करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। तो उसके बाद देखिए मैं यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने लेंथ ऑफ टेंजेंट के नाम दे दिए, जैसे इसका नाम एक्स दिया, इसका नाम वाई दिया, इसका नाम जेड दिया, इसका नाम डब्ल्यू दिया। अब क्योंकि मुझे यहां पर पैरेललोग्राम के बारे में पता है तो पैरेललोग्राम के बारे में देखो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ध्यान से देखना मैं क्या लिखने जा रहा हूं। नाउ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। एक्स वाई जेड डब्ल्यू के सम के इक्वल होता है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ पे कि भाई एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड डब्ल्यू। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? अब समझो ये मैंने क्यों लिखा। या तो आप इन सारी इक्वेशन को प्लस कर दो भाई, मतलब अगर आप करना चाहें तो इसका नाम फर्स्ट दो, इसका फर्स्ट सेकंड हो गया तो थर्ड दो, इसका फोर्थ दो, इसका फिफ्थ दो, इसका सिक्स्थ दो। या तो आप इन सारी इक्वेशन को प्लस कर दो। अगर ये मेथड आपको लगता है थोड़ा वो हो जाएगा तो मेरे पास दूसरा मेथड भी है, इन सारी इक्वेशन को प्लस करो। प्लस करते वक्त ना थोड़ा सा ध्यान रखना होता है जहां बच्चा कंफ्यूज होता है, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं अपनी क्लासेस में स्कूल में तो मुझे भी लगता है कि हाँ यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, तो इसलिए मैं इतना नाम देता हूं एक्स वाई जेड डब्ल्यू ताकि क्वेश्चन में आसानी हो जाए।
लेकिन वो वाला मेथड भी समझते हैं, फिर मेरा वाला मेथड, दोनों करेंगे। जैसे पहला देखो, मेरा फोकस रहेगा एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। एक्स का नाम है एपी डी आर आर सी पीबी, एपी डी आर आर सी पीबी, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये चारों नाम हो गए। दूसरी तरफ ध्यान से देखना, सबसे पहले एपी, अगर मैं इन चारों इक्वेशन को प्लस करूंगा तो एपी मिल गया, क्योंकि सब आपस में इक्वल है तो कैसे भी प्लस कर दो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। उसके बाद डीआर मिल गया, उसके बाद सीआर मिल गया, और उसके बाद बीपी मिल गया। ध्यान से देखिए, एपी चाहिए था, एपी डीआर आरसी और बीपी। एपी एएस के इक्वल है, तो एसडी अगर डीआर के इक्वल है तो डीआर भी तो एसडी के इक्वल होगा। मतलब अगर 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, 4 4 के इक्वल है, तो 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4, ऐसा हो जाएगा ना। तो एपी डी आर सी आर प्लस बीपी, अगर इन सबको प्लस करता हूं, एडिंग इक्वेशन थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो एपी प्लस डी आर प्लस सी आर और प्लस बीपी, एपी डी आर सी आर और बीपी, इन चारों को प्लस करने पर ये बाकी बचे हुए के इक्वल आएंगे। बाकी कौन कौन बचा हुआ है, एएस एएस प्लस एस डी सी क्यू बी क्यू, एएस प्लस एस डी प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू, ये बाकी बचे हुए इन चारों के इक्वल आ जाएंगे, एएस एस डी सी क्यू और बी क्यू। इतना आपको समझ आया। अब सोचो, एपी का नाम एक्स था तो ये एक्स हो गया, प्लस डीआर का नाम क्या था, वाई था, तो ये वाई हो गया, प्लस सीआर का नाम क्या था, जेड था, तो ये जेड हो गया, प्लस बीपी का नाम क्या था, डब्ल्यू था, तो ये डब्ल्यू हो गया। एएस का नाम एक्स था तो एक्स हो गया, एसडी का नाम वाई था तो वाई हो गया, सीक्यू का नाम जेड था तो जेड हो गया, बीक्यू का नाम डब्ल्यू था तो डब्ल्यू हो गया। घूम के तो हम वहीं पर आ गए ना कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो आप यहां से लिखे यहां से लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि अगर आप ये लिख देते एक्स वाई जेड डब्ल्यू तो मैं उल्टा चलता, आपने ये लिखा तो मैंने आपको समझाया कि मैं अपने मेथड से भी लिख सकता हूं। तो ये चीज इसके इक्वल है, आपने देख भी लिया, यहां से भी एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये मेरा यहाँ पर मेन फोकस था, आपको ये चीज समझाना कि ये जो चीजें लिखी है मैंने, ये यहाँ पर आपस में इक्वल है, और ये क्यों इक्वल है मुझे लगता है मैंने आपको ये भी बता दिया है और समझ भी आ गया। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, मैं कंबाइन करूंगा एपी को और पीबी को, एपी को और पीबी को, तो एपी प्लस पीबी इसको कंबाइन करा, उसके अलावा कौन कौन बचा, डीआर और सीआर, तो यहां पर आ गया डीआर प्लस सीआर। वैसे यहां पर कंबाइन करूंगा एएस को और एसडी को, एएस को और एसडी को, तो ये आ गया मेरा यहां पर एएस प्लस एसडी, और यहां पर आ गया सी क्यू और बी क्यू, सी क्यू प्लस बी क्यू। इतना आपको समझ आया। अब समझो, एपी और पीबी, एपी और पीबी जब आपस में कंबाइन होगा तो पूरा का पूरा क्या देगा, एबी। एपी और पीबी जब आपस में कंबाइन होगा तो पूरा का पूरा क्या देगा, एबी। तो इसकी जगह एबी लिख दूं, यहां नीचे जगह है, इसकी जगह एबी लिख दूं, प्लस डीआर और सीआर, डीआर और सीआर जब कंबाइन होगा तो पूरा का पूरा क्या देगा, डीसी, पूरा का पूरा क्या देगा, डीसी। तो इसकी जगह डीसी लिख दूं, एएस प्लस एसडी, एएस और एसडी जब आप कंबाइन करोगे तो पूरा का पूरा क्या देगा, एडी, तो इसकी जगह एडी लिख दूं, प्लस सीक्यू प्लस बीक्यू, सीक्यू प्लस बीक्यू जब आप कंबाइन करोगे तो पूरा का पूरा क्या देगा, सीबी या बीसी, तो इसकी जगह बीसी लिख दूं। ये आपको समझ आया। अब ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन मेरी बहुत काम की है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 7। ये बहुत काम की इक्वेशन है। जैसे मेरा सबसे पहले याद करिए मुझे क्या प्रूफ करना था, मेरा मेन फोकस क्या था कि मैं इस साइड को इसके इक्वल दिखाऊंगा, ए बी इज इक्वल टू मैं एडी दिखाना चाहता हूं। तो देखो, मुझे ए बी की जरूरत है, मुझे ए बी की जरूरत है, क्या सी डी की जरूरत है, नहीं, मुझे सी डी की जरूरत नहीं है। मेरा मेन फोकस है कि ये साइड इसके इक्वल होगी। तो
तो ए बी की जरूरत है, सी डी की नहीं है, तो सी डी को हटाऊं, सी डी की जगह क्या लिख दूं, ए बी लिख दूंगा। ए बी पहले से लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है सी डी, तो सी डी की जगह क्या लिख दूं, ए बी। ए बी प्लस ए बी, ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू, यहां पर ध्यान से देखिए, क्या एडी की जरूरत है, एडी की जरूरत है, बीसी की जरूरत है, इस बीसी की जरूरत है नहीं, तो बीसी को हटाऊं, बीसी की जगह क्या लिख दूं, एडी, तो एडी प्लस बीसी की जगह एडी, तो ये आ गया एडी प्लस एडी। अब एबी कितना हो गया, 2ab, एडी एडी कितना हो गया, 2ad, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जो AB है वो किसके इक्वल आ गया, AD के इक्वल आ गया। AB इज इक्वल टू AD। और जैसे ही आप पैरेललोग्राम के अंदर किसी भी दो एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखाते हो, तो सोचो, आपने प्रूफ करा AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD, AB CD के इक्वल था, और वही CD जो था वो यहां पर आप देख सकते हैं AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू AD। तो AB AD के इक्वल है, वही AB CD के इक्वल है, और वही AD इस BC के इक्वल है। AB AD के इक्वल है, AD BC के इक्वल है, और AB CD के इक्वल है। सारी की सारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड और इससे सारी साइड्स आपस में क्या हो गई, इक्वल, कि ये इसके इक्वल, वो उसके इक्वल, ये इसके इक्वल, सब आपस में इक्वल हो गया। और जैसे ही AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA आया, तो आपके सामने एक ऐसा वो बन गया रोम्बस। सो AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, so ABCD is a rhombus। तो क्या क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ आया? अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पर ये।